जय भीम। मैं हूं अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। भारत में तमाम ऐसे नायक हुए हैं जिनको जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, जिनका नाम जितना होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। वजह यह रही कि उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी वो निचले तबके से ताल्लुक रखते थे। समाज के आखिरी छोर पे जो वर्ग खड़ा है, जो समाज खड़ा है, उससे ताल्लुक रखते थे। ऐसे ही एक नायक हैं अन्ना भाऊ साठे। अन्ना भाऊ साठे जिनकी लिखी गई रचनाओं का दुनिया की 27 भाषाओं में अनुवाद हुआ। अन्ना भाऊ साठे जिन्होंने एक बड़ा साहित्यिक क्रांति की महाराष्ट्र में। अन्ना भाऊ साठे जिन्हें मैक्सिम गोर्की कहा जाता है महाराष्ट्र का। अन्ना भाऊ साठे जिनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा और जिन्हें साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड तक मिल चुका है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। आज 18 जुलाई को अन्ना भाऊ साठे की का परिनिर्वाण दिवस है। 18 जुलाई 1969 में उनका परिनिर्वाण हो गया था। उनकी जयंती भी कुछ दिन बाद ही आती है। 1 अगस्त 1920 को उनका जन्म हुआ था। आज हम उन्हीं अन्ना भाऊ साठे के बारे में बात करें, क्योंकि अन्ना भाऊ साठे एक ऐसा नाम है जिनको जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, समाज के लोगों को जितना उनके बारे में जानना चाहिए था, वो आज तक नहीं जान पाए हैं। खासतौर पे उनकी जो उपलब्धि है, उनका जो लिखा पढ़ा है, उनका जो समाज के लिए एक योगदान है या फिर साहित्य के लिए, वह कहीं ना कहीं महाराष्ट्र तक सिमट के रह गया। बहुत महाराष्ट्र के बाहर नहीं आ पाया। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं अनिल वासनिक जी। अनिल वासनिक जी एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। महाराष्ट्र में तमाम 2 दशकों तक का तकरीबन इनका अनुभव है पत्रकारिता का, और करीब से इन्होंने बहुजन आंदोलन को, दलित आंदोलन को देखा है। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं जो इस पैनल में हैं, वो हैं सुरेश घोरपड़े जी। न्यायाधीश रहे हैं, महाराष्ट्र में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद से रिटायर हुए हैं। अनिल जी, पहला सवाल आपसे। अन्ना भाऊ साठे को जो आदमी नहीं जानता है, अगर हमें उनके बारे में उस आदमी को बताना हो, उन लोगों को बताना हो, तो आप कैसे बताएंगे, कैसे परिचय कराएंगे अन्ना भाऊ साठे से? अन्ना भाऊ साठे महाराष्ट्र के महान साहित्यकार थे, लेकिन उनका जो जीवन है पूरा संघर्ष में बीता है। जब से वो पैदा हुए और मृत्यु तक वो अपना संघर्ष करते रहे। और महाराष्ट्र में हम लोग कहते हैं कि संघर्ष का ही दूसरा नाम अन्ना भाऊ साठे थे, क्योंकि वो जब उनका जन्म हुआ एक छोटे से गांव में, गरीब परिवार में, दलित परिवार में, और जिस परिवार में बहुत ही गरीबी थी, अकाल में वो लोग उनको पैदा हुए। और एक दलित परिवार जो कि मातंग समाज का परिवार था, वाडे गांव में, जो सांगली जिला जो है उस जिले में रहते थे। और वो बचपन से ही जुझारू किस्म के थे, क्योंकि उनका परिवार जो है वो अत्यंत गरीब था, बहुत ही गरीबी में वो लोग थे। और जातिवादी व्यवस्था ने दमन करके ये सब दलित समाज को रखा था। उसी दलित समाज में वो जन्मे, लेकिन वो आगे चल के उनके मन में एक भावना आई कि हमें इस समाज की परिस्थिति बदलना है, और इसके लिए उनको काफी संघर्ष करना पड़ा। उनका परिवार पहले से ही संघर्ष में था। वो स्कूल नहीं जा पाए थे, स्कूल में प्रवेश किया था लेकिन वो स्कूल नहीं गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पढ़ा, जो लिखा, एक देश के इतिहास में सबसे बड़ा बात यह है कि एक साहित्यकार जो कभी अनपढ़ था, जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था, वो इतना बड़ा साहित्यकार बना। वो बनते बनते एक महाराष्ट्र का गोरकी करके उनको भी कहा जाता है। अन्ना भाऊ ने जब जीवन की शुरुआत की तो संघर्ष की, और 1930 के करीब महाराष्ट्र में सांगली जिले में बहुत बड़ा अकाल गिरा था। और अकाल के कारण इनके परिवार को, जो सांगली है, वहां से मुंबई जाना पड़ा। तब वो अन्ना भाऊ केवल 10 साल के थे। उस 10 साल की उम्र में वो अपने पिताजी के साथ, परिवार के साथ मुंबई पैदल गए थे, जो कि करीबन 700 किलोमीटर का फासला है। इन लोगों ने पैदल ही तय किया था। इतनी गरीबी थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था कि हम लोग मुंबई जाके कुछ कमा सके, क्योंकि गांव में तो कुछ काम धंधा था नहीं। इसलिए मुंबई जाकर उनके पिताजी ने सोचा कि हम लोग वहां कुछ काम धंधा करें, परिवार को पाले।
तो ये वहां मुंबई में इतने दूर तक परिवार के साथ पैदल गए, पहुंचे, और बाद में उन्होंने इतने कष्ट झेले कि जब वो वहां गए 10 साल के थे, तो वहां एक कपड़े बेचने वाला आदमी था कि जिस आदमी के साथ वो गठड़िया उठा के अपने सर के ऊपर ले जाते थे, बस्ती बस्ती घूमते थे, और उसी दरमियान उनका अक्षर से परिचय हुआ। वो जब रास्ते पर जाते जाते पढ़ते थे साइन बोर्ड्स, दुकानों के बोर्ड, और उससे वो अक्षर ध्यान उन्नयन किया, और धीरे धीरे वो एक एक शब्द पढ़ पढ़ के एक आगे चल के किताबें पढ़ने लगे। उससे उनके जीवन में काफी परिवर्तन हुआ। और एकमात्र उदाहरण है कि जो अनपढ़ आदमी था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, केवल रास्ते के साइन बोर्ड पढ़ के, दुकानों के बोर्ड पढ़ के इतना बड़ा विद्वान हुआ, साहित्यकार हुआ, लेखक हुआ, और जिसकी आज सभी दुनिया में एक चर्चा थी, महाराष्ट्र में थी। लेकिन हम लोग, दुर्भाग्य है कि इतने बड़े साहित्यकार का परिचय हमारे पूरे देश में नहीं हो पाया, और इस कारणवश वो काफी दुर्लक्षित एक साहित्यकार करके जी यहाँ जी देखे जा जी सकते हैं। जी। सुरेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है सर। अन्ना हाँ भाऊ बोलिए। साठे का जब बोलिए साहित्यिक जी, बोलिए। योगदान हम देखते हैं, उनका साहित्यिक योगदान के बारे में बात करते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा उनका योगदान था, साहित्यिक योगदान? अन्ना भाऊ साठे जी की पुण्य स्मरण है आज का, और पत्रकार वास्तविक साहब ने उनके बारे में बताया। सांगली जिला से थे वो। सांगली जिला में उनकी जो जमीन थी जी उस समय थोड़ी सी, वो कुछ लोगों ने उस जमीन को हड़प लिया था, कब्जे में लिया था, और उस वक्त उनके पिताजी ने सोचा कि चलो हम बम्बई मजदूरी करने के लिए जाएंगे। इसलिए वो सातारा से पुणे तक पैदल, वहां से बम्बई तक चले गए पैदल, और कोयले की डिपो में काम किया उन्होंने। अन्ना भाऊ जी ने बम्बई में जाने के बाद में, जो पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल में तो उन्हें बैठाया नहीं गया। एक दिन स्कूल में उन्हें मास्टर ने इतना मारा कि वो स्कूल में दूसरे दिन से गए ही नहीं। जब वो बम्बई में आए तो 1917 में रशिया में कम्युनिस्ट क्रांति हो चुकी थी। उसका असर सारी दुनिया पे था, मजदूरों पे था। अन्ना भाऊ वहां पर कपड़े बेचते थे, मजदूरी करते थे, और वो जो गरीबी देखी उन्होंने, उस वक्त उन्होंने मैक्सिम गोर्की वगैरह जो साहित्यिक थे उनको पढ़ना शुरू कर दिया। लेनिन का बहुत जबरदस्त असर था अन्ना भाऊ के जीवन पर। तो अन्ना भाऊ साठे जी ने चित्रा नाम की पहली वो जो कादम्बरी लिखी थी, उसका रूस की भाषा में अनुवाद किया गया, और उनका साहित्य जो था वो हमारे जीवन का एक प्रतिबिंब था। अनिल जी, मैं आपके पास अब आ रहा हूँ कि अन्ना हाँ, भाऊ साठे के बारे में आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से वो स्कूल भी नहीं गए हैं, इसके बावजूद उन्होंने इतना साहित्यिक योगदान दिया। वो उन्होंने क्या क्या लिखा था जिसका दुनिया की तमाम भाषाओं में अनुवाद हुआ, और कौन कौन से उनकी प्रमुख कृतियां हैं, कौन कौन सा उनकी प्रमुख रचना है, हाँ, हाँ। सबसे ज्यादा चर्चा होती है? सबसे ज्यादा चर्चा उनके रचना की होती है फकीरा की। और फकीरा जो है कि वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं उनकी सांगली डिस्ट्रिक्ट में। और फकीरा ने क्या किया था कि वहाँ अंग्रेजों के खिलाफ तो संघर्ष करते ही थे वो, और वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, भूमि हजम करने वाले लोग, उनके खिलाफ उन्होंने काफी संघर्ष किया, और वो अमीरों को लूट के गरीबों को मदद करते थे। और वो भी शेड्यूल कास्ट के थे, फकीरा। और ये जो अन्ना भाऊ है, उनके कुछ दूर के रिश्तेदार भी थे। तो उन्होंने जो वहाँ संघर्ष किया, उसके ऊपर फकीरा करके उन्होंने अपनी जो उपन्यास है वो लिखा, और इस उपन्यास ने ही उनको महाराष्ट्र का गोरकी करके किताब हासिल कराया है। और उनके फकीरा, ये जो उपन्यास है, उसके ऊपर एक फकीरा करके फिल्म भी उन्होंने बनाई थी। लेकिन जैसा कि शैलेंद्र के बारे में हुआ था कि वो कर्जे में डूब गए थे तीसरी कसम के बाद, उसी ढंग से अन्ना भाऊ भी कर्जे में काफी डूबे थे, और अंतिम दिनों में उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो फकीरा है, उसके बाद एक वैजयंती करके एक उपन्यास है, उसके ऊपर भी काफी चर्चाएं रही। उसके ऊपर भी एक पिक्चर बनी है, मराठी में फिल्म बनी है। उसके बाद एक वारणा का शेर करके है, वो भी उनकी उपन्यास है। तो उन्होंने 37 उपन्यास ऐसे करीबन लिखे हैं, और 13 की करीबन कहानी संग्रह उनके है, और अनगिनत
शायरी है, क्रांतिकारी गीत है, हम्म, पोवाड़े है हम्म, और यात्रा वृत्तांत भी उनका एक है। तो ऐसे तमाम विधाओं में उन्होंने लिखा है और खास तौर पे मराठी में लिखा है। तो उनका ट्रांसलेशन कुछ विदेशी भाषाओं में भी हुआ, रशियन भाषा में भी हुआ। और एक तो वो कम्युनिस्ट थे, इस कारणवश कम्युनिस्ट उनके बारे में उनको काफी लगाव था, जिंदगी भर वो कम्युनिस्ट रहे। लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो अम्बेडकर आंदोलन से अछूते नहीं थे, उसके बारे में भी उनको ये था, लगाव था। ये प्रत्यक्ष रूप में वो शामिल नहीं हुए होंगे, लेकिन जब वो मुंबई में आए थे तो 1936-37 के करीब, जब वो काफी छोटे थे, तो उन्होंने वहाँ एक दलित युवक संघ करके एक छोटा सा संगठन वहाँ के लोगों ने बनाया था। और उस संगठन का जो अध्यक्ष था वो कॉमरेड साड़वी करके थे और ये उनके सेक्रेटरी थे उस जमाना में, जबकि 16-17 साल की उम्र में वो मुंबई में थे। तो ये दलित युवक संघ करके उन्होंने काम चालू किया था। और बाद में वो अम्बेडकरी विचारों से प्रभावित जरूर थे, लेकिन उनके ऊपर पूरी जिंदगी भर जो रहा वो कम्युनिस्ट विचारों का प्रभाव रहा। लेकिन उनका आखिर में यही कहना था कि बाबा साहब के विचार से ही यहाँ समाज परिवर्तन हो सकता है, व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। रूस में इतने पॉपुलर क्यों हुआ उनका साहित्य? इस वजह से कि रूस भी विचारधारा के स्तर पे, या फिर कोई और भी वजह रही? नहीं, रूस में पॉपुलर होने का कारण एक तो कम्युनिस्ट थे, ये पक्का है। लेकिन उन्होंने जो लिखा जी, जो कि सामान्य जनता की बात, मजदूरों की बात, यहाँ के शोषण व्यवस्था की बात उन्होंने अपनी किताबों में लिखी, अपने उपन्यासों में लिखी, अपने कृतियों में उन्होंने ढाला। ये वहाँ के शोषण मुक्त समाज निर्माण करने के लिए काम करने वाले कम्युनिस्टों को भी, और वहाँ उस वक्त का जो वातावरण था, उस वातावरण में सटीक बैठने वाली बातें थी उनकी, इसलिए उनको वहाँ काफी इज्जत मिली, उनके साहित्य का अनुवाद हुआ और उन लोगों को काफी प्रोत्साहन मिला। अनिल जी, आप ये बताइए कि अन्नाभाऊ साठे का जो योगदान रहा, अगर उसको पूरे भारतीय साहित्य के हिसाब से देखिए, क्योंकि साहित्य ठीक है, अलग अलग भाषाओं में लोग रचते हैं, अलग अलग भाषाओं में लोग लिखते हैं, लेकिन अगर हम उनके पूरी जो साहित्य की एक दुनिया है उसके बीच में अगर हम देखें, अन्नाभाऊ के साहित्य को रखें, तो वो कहाँ ठहरते हैं? उनका योगदान बहुत बड़ा है, केवल मराठी में ही नहीं, लेकिन उन्होंने जो रचनाएं की है वो रचनाएं पूरे देश के शोषण वर्ग जो है, शोषित वर्ग जो है, उनको एक केंद्र बिंदु बनाकर उन्होंने लिखा है। वो केवल महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जरूर होगी, लेकिन उनकी रचनाओं का जो परिणाम है, उसका जो आधार है, वो देश का जो मजदूर वर्ग है, शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। अपनी अलग अलग रचनाओं में उन्होंने इस बारे में लिखा है। जैसा कि उन्होंने चित्रा करके एक उपन्यास लिखा, उस चित्रा में झुग्गी झोपड़पट्टी में वहां की जीवन की परिस्थिति को उन्होंने ढाला है। वैसा ही उन्होंने वो जो जिस बस्ती में रहते थे, चिराग नगर करके, गोरेगांव की एक स्लम है, उन्होंने पूरी जिंदगी वहां बिता दी। और उस चिराग नगर में जो भी स्थितियां थी, गरीबों की स्थिति थी, स्लम वासियों की स्थिति थी, वो उन्होंने चिराग नगर के भूत ऐसे एक उपन्यास लिखा, उसमें वो पूरा ढाला था। तो उनकी रचना है शोषण वर्ग का, शोषित समाज जो है, उस समाज का चरित्र प्रस्तुत करने का एक माध्यम करके उन्होंने अपनी साहित्य कृतियों को रखा। अच्छा, और उसका काफी असर। हाँ अनिल जी, किन किन भाषाओं में अनुवाद हुआ उनके लेखन का? उनका अनुवाद जो हुआ है वो रशिया में हुआ है, उसके बाद भारत के अलग अलग भाषा में हुआ है। मराठी से तो वो तुम्हारे कन्नड़ में भी हुआ है, उसके बाद भारत की अलग अलग भाषाओं में हुआ है। लेकिन विदेशी भाषाओं में उनको ज्यादा पब्लिसिटी मिली, ज्यादा उनको पढ़ा गया, ये एक विशेष बात। हाँ, उनका सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए जी। हाँ जी, अभी कनेक्ट हुआ हो क्या? जी 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 जी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने हिंदी, अंग्रेजी, मराठी तमाम साहित्यकारों को देखा है, पढ़ा होगा उनको। उसके बीच में अगर हम तुलना करें तो अन्नाभाऊ साठे कहाँ ठहरते हैं? उनका साहित्यिक योगदान कितना बड़ा था?
हाँ जी, ये तो भारत में दो प्रकार का साहित्य है पहले से ही। जी एक तो शोषण करने वाला साहित्य और एक शोषण से मुक्ति दिलाने वाला साहित्य। जी तो बुद्ध शाहू अम्बेडकर जी का जो साहित्य है वो अन्ना भाऊ का साहित्य है, वो मुक्ति दिलाने वालों का, शोषण से मुक्ति दिलाने वालों का साहित्य है। और कुछ साहित्य ऐसे होते हैं मनोरंजक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, जिसका कोई आधार नहीं होता है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं होते उसमें। तो अन्ना भाऊ का जो साहित्य है वो बाबा साहब के साहित्य की तरह ही शोषण मुक्ति का जो साहित्य है, जो बातें है उसको दर्शाई गई है उन्होंने। अन्ना भाऊ ने अपने जीवन में जो दुख देखा है, गरीबी देखी है और अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता, जातीयवाद जो देखा है उन्होंने उनके जीवन में, उसको उन्होंने दर्शाया है। वो बम्बई में ज्यादातर रहे अन्ना भाऊ, तो उस वक्त बाबा साहब का भी आंदोलन जोर से चल रहा था 1930 में जब वो छोटे थे। तो उस वक्त का आंदोलन बाबा साहब का शोषण मुक्ति का आंदोलन था, जातिवाद धर्म से मुक्ति का था। उसी तरह अन्ना भाऊ साठे जी का साहित्य गरीबी, जातिवाद से मुक्ति दिलाने वाली बातें उनके साहित्य में प्रदर्शित होती है। तो इसी तरह से उनका साहित्य सबके सामने आना ही चाहिए। अच्छा और यहाँ सर, पर जो साहित्यकारों, जी जी बोलिए आप, बोलिए आप। हाँ, यहाँ पर जो होता है तो साहित्यकार की जात देखकर उसको प्रदर्शित किया जाता है, उसका महत्व गिना जाता है। गुणों की कीमत नहीं होती है ना, या क्वालिटी को नहीं गिना जाता है। तो कौन से जात से साहित्यकार आया है उसको इस दिशा से नजरअंदाज कर दिया जाता है। बाबा साहब को भी नजरअंदाज कर दिया गया है इस देश में, बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर जी को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। उसी तरह अन्ना भाऊ का साहित्य भी नजरअंदाज कर दिया गया है यहाँ पर। उसमें तो उन्होंने गरीबी, शोषण का ही संदेश दिया है। उन साहित्यिकों में और इनमें फर्क है कि उनका साहित्य मनोरंजन के लिए होता है, शोषण बढ़ाने के लिए किसी का साहित्य होता है, शोषण मुक्ति का साहित्य है। अच्छा सर, उनका एक यात्रा वृतांत है जो रूस के बारे में उन्होंने लिखा था, उसमें क्या है? और जब अन्ना भाऊ साठे जब रूस गए 1961 में, 1961 में, तो उस वक्त वो सबसे पहले तो 1948 में बर्लिन जाने के लिए साहित्य सम्मेलन में उन्हें वहाँ का जो प्रशासन था, मुख्यमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई, तो उस वक्त उनको पासपोर्ट भी नहीं दिया गया। 1948 की बात कर रहा हूँ मैं। और बाद में 1961 में यशवंतराव जी चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त उनको पासपोर्ट दिया गया। बलराज साहनी, नरगिस दत्त, जो हमारे सिनेमा के कलाकार थे, इनका बहुत सपोर्ट रहा अन्ना भाऊ साठे जी को। बलराज साहनी ने उनके पासपोर्ट के पैसे भरे थे, और नरगिस दत्त कैफी आजमी, शबाना आजमी के पिताजी, साहित्यकार, तो इन्होंने बहुत सहकारी किया अन्ना भाऊ साठे जी को। और वामन दादा कर्णक जो भीम गीतकार है, वो उनके बड़े अच्छे संबंध थे दोनों की। तो अन्ना भाऊ जब रूस में गए तो सबसे पहले तो उनकी एक हवाई यात्रा की बात बताना चाहूंगा कि उनकी एक मराठी में मनोहर नाम का मासिक था, और उसमें एक खापरिया चोर, यानी उसका नाम खापरिया था, वो चोर बताया गया है, उसका वर्णन किया था अन्ना भाऊ ने। तो जब वो हवाई जहाज में बैठे तो अन्ना भाऊ का ड्रेस बहुत सादा था, कपड़े सादे थे, और बाकी लोग सूट बूट में थे। तो जब लोगों ने अन्ना भाऊ को देखा तो उनको जरा वो अलग लगे। और दूसरी बात, एक महाराष्ट्र का ऐसा प्रवासी था, उसमें जो मनोहर किताब पढ़ रहा था, तो उसमें खापरिया का चित्र था, तो उसमें अन्ना भाऊ की कथा थी, लेकिन फोटो अन्ना भाऊ का था उस पर। तो जब उसने अन्ना भाऊ की तरफ देखा और मासिक पढ़ता था, तो उसने लोगों को घबर गया, तो लोगों को बोले कोई तो भी अपना हवाई जहाज हाईजैक करने वाला है बैठा। तो डर गए लोग कि भाई ये आदमी तो अलग ही नजर आया है ना, सादा सिंपल। तो वो हवाई जहाज जब रसिया के ताशकंद में उतरा, ताशकंद में, तो ताशकंद में जहाँ शास्त्री जी का देहांत हुआ था, तो ताशकंद में जाने के बाद हवाई जहाज के अनाउंस हुआ कि महाराष्ट्र के, भारत के बड़े साहित्यकार अन्ना भाऊ साठे आए हैं रूस भाषा में, और हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन किया गया। तो वहाँ के रूस अधिकारी बहुत सारे अन्ना भाऊ को लेने के लिए वहां पर आए, और अन्ना भाऊ को जब वहां पर उनका सत्कार हुए देखा, तब वो लोगों को लगा ये कोई बड़ी हस्ती है अन्ना भाऊ साठे। जब वो रूस में गए तो बाद में मॉस्को यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम हुआ, भाषण हुआ। सबसे पहले अन्ना भाऊ साठे जी को वहां पर भगवान बुद्ध की ब्रॉन्ज की मूर्ति नजर आई, और अन्ना भाऊ साठे जी को रूस में जब वहां के नेहरू जी जब वहां पर चले गए थे दौरे पर,
हम्म प्रधानमंत्री नेहरू जी को वहाँ की जनता ने पूछा, क्योंकि रशिया में ऐसी बातें थी कुछ कि रशिया में राज कपूर और अन्ना साठे बहुत लोकप्रिय थे नेहरू जी के साथ साथ। रशिया में ये तीन लोगों को ज्यादा पहचाना गया है, राज कपूर, हमारे अन्ना साठे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तीनों बहुत लोकप्रिय थे रशिया में। और इसलिए फिर वो लोगों ने पूछा नेहरू जी को कि भाई आप राज कपूर जी वगैरह को जानते हैं और अन्ना साठे को जानते हैं क्या आप? तो नेहरू जी को बड़ा अच्छा लगा कि मुझे रशिया में अन्ना साठे जी के बारे में पूछा। फिर वहां से उन्होंने अपने जो एम्बेसी थी उसमें मालूमात कर ली और उन्होंने वहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशवंतराव जी चौहान थे, उनको भी फोन लगाया उस बारे में कि भैया अन्ना साठे जी कौन बड़ी हस्ती है इतनी, जिसके बारे में मुझे मॉस्को में पूछा गया। तो इस तरीके से अन्ना का जो काम था वो पूरे रशिया में और भारत में लोकप्रिय था। तो वो जो दुख दर्द उनकी कादम्बरी में, कथाओं में शोषण है, शोषण जो हुआ है उसका वर्णन है, तो वो अन्ना की साहित्य की खासियत है। अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ। एक सवाल बताइए, अन्ना साठे जैसे स्कूल नहीं है, कभी सिर्फ एक दिन स्कूल गए, वहां पे उनको उनके टीचर ने इतना मारा कि फिर दोबारा उन्होंने स्कूल की तरफ देखा नहीं, बिल्कुल पढ़ नहीं पाए। और ऐसा खैर उस दौर में तमाम लोगों के साथ होता था, स्कूल में इतनी पिटाई होती थी और इसी वजह से होती थी कि वो स्कूल व्यक्ति दोबारा ना आ पाए। तो वैसे आदमी का इतना ज्ञान होना अपने आप में, इतना पढ़ लिख के और फिर वो इतना बेहतर कर पाए अपने जीवन में, तो उसकी आप क्या वजह देखते हैं? आपने उनको पढ़ा है, आपको क्या लगता है वो कौन सी बात थी जिन्होंने उनको प्रेरित किया और उन्होंने इतना साहित्य रचा और इतना सार्थक साहित्य रचा? एक तो उन्होंने शोषण है वो जिया, उन्होंने गरीबी देखी, गरीबी में जिए और संघर्ष उन्होंने देखा। वो जब मुंबई में आए तो मुंबई में उन्होंने वहां के मजदूरों की स्थिति देखी। मजदूर करके सबसे पहले 18 साल की उम्र में मिल में लगे थे और मिल में लगने के बाद उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ मजदूरों का शोषण होता है, साथ ही वहां पर भी जाति प्रथा का कड़ाई से पालन होता है मिल में भी, क्योंकि वो जो कपड़ा मिल में थे तो वहां पर जो अछूत दलित समाज के मजदूर थे, उन्होंने यदि वो जो धागा है जो बनाते हैं वहां, उनको यदि छुआ तो फिर वो बाकी लोग उसको हेट करते थे। तो ये भी स्थितियां उन्होंने देखी और गरीबी उन्होंने बहुत देखी, मजदूरों का शोषण बहुत देखा और ये मजदूरों का शोषण देख कर ही वो कम्युनिस्ट बने। और उनको उस वक्त विश्वास था कि इस व्यवस्था में यदि बदलाव लाना है तो साम्यवाद ही ला सकता है। लेकिन आगे चल के उनका विचारों का परिवर्तन आगे आगे होते गया। लेकिन जब वो इस मजदूर आंदोलन में थे तब भी अम्बेडकरी आंदोलन से वो अछूते नहीं थे। तो वहाँ उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी में भी जो सहकारी थे, साथी थे, उनमें एक साड़वी करके जो थे अम्बेडकरवादी थे। उसके बाद एक सुबोध मोरे करके थे, वो सुबोध मोरे कॉमरेड थे लेकिन अम्बेडकर के आंदोलन में थे और वो अम्बेडकरी जलसा करके एक प्रोग्राम प्रस्तुत करते थे अम्बेडकरी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए उस जमाने में। तो उनका भी असर था और पहले वो अम्बेडकरी जलसा जो करने वाले सुबोध मोरे है, उन्होंने ही उनका कम्युनिस्ट पार्टी से, वहां के मजदूर नेताओं से परिचय करा दिया और बाद में वो कम्युनिस्ट होते हुए भी ये सब आंदोलन से जुड़े रहे। दूसरा है कि जो सुबोध मोरे थे जो जलसा करते थे, अम्बेडकरी जलसा करते थे, उनकी प्रेरणा लेकर फिर कम्युनिस्टों ने अपना एक अलग शायरी फड़, एक शायरी कला पथक बनाया था और उस कला पथक में अन्ना भाऊ थे। दूसरी बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक लाल झंडा कला मंडली बनाई थी और इस कला मंडली में अन्ना भाऊ का विशेष योगदान था, रोल था। गवान कर करके जो कॉमरेड थे वो थे, ये सुबोध मोरे थे और उसके बाद बहुत सारे लोग कि जो ये कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े थे, ऐसे कलाकार एक साथ आकर उन्होंने ये कला मंडली बनाई थी और काफी उन्होंने काम किया और कला के माध्यम से विचारों को जनता तक पहुंचाने का काम जो पहले अम्बेडकरी जलसा के नाम से होता था, जलसा के द्वारा होता था, वही काम फिर उसकी ही प्रेरणा लेकर अम्बेडकरी जलसा की इन लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने लाल झंडा के नाम से चालू किया था। अनिल जी, और मैं आपसे ये पूछूं कि तमाम
पुरस्कार भी मिले थे अनुभव साठे को। तो कौन हाँ कौन सा सम्मान मिला था उनके सम्मान में? डाक टिकट भी जारी किया था महाराष्ट्र थी गवर्नमेंट ने, तो उनके कौन हाँ, कौन से डाक उनको टिकट है। सम्मान मिले थे उसके बारे में बताइए। डाक टिकट था, उसके बाद रशिया का एक सम्मान मिला था, बहुत बड़ा सम्मान मिला था। जी। लेकिन देश लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के पुरस्कार उनको मिले हैं। हम्म, सुरेश जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, अन्ना भाऊ साठे सुन रहे हैं आप? का जो योगदान रहा है समाज के भीतर, साहित्य के भीतर, हाँ क्या जी, उनको जितना सम्मान मिलना हाँ चाहिए जी। था वो मिल पाया? हाँ नहीं जी, वो तो दुर्लक्षित ही रहे हैं। उनका कोई इतना सम्मान मिला नहीं उनको जितना देना चाहिए था। हम्म, उनकी पात्रता, उनकी क्वालिटी बड़ी थी, ज्ञान था, ज्ञान था, साहित्य था, लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया। लेकिन अभी बहुत सारे लोग उनकी जयंती मनाते हैं। बहुत सारे समविचारी लोग जो है, अम्बेडकरवादी लोग, फुले शाहूवादी लोग, ये हम्म, सब मिलके जयंती मनाते हैं। उनको अभिवादन भी करते हैं, उनको हम्म, याद भी करते हैं। हम्म, लेकिन हमारे में, भारत में कैसा होता है कि ये साहित्य कौन से समाज में पैदा हुआ, ये जात हम्म, देखकर यहाँ पर उनका साहित्य देखा जाता है। हम्म, हालांकि ये साहित्य जो है ये मानवतावादी साहित्य है, हम्म, इंसानियत का साहित्य है, और हम्म, इसको उस नजर से देखना चाहिए। हम्म, रूस में जातिवाद नहीं है, इसलिए उनको अन्ना भाऊ अच्छे लगते हैं। हम्म, बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका को, पूरे यूरोप को, दुनिया को अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम्म, वो गुणों की कदर करने वाले लोग हैं। हम्म, हमारे मुल्क में पहले तो जाति कौन सी है, किसकी कौन सी जाति में है, ये देखा जाता है, और बाद में उसको कम कम से कम पढ़ा जाता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं। जी। तो हमें इन बातों को नजरअंदाज करके हमें हम्म। उनकी गुणवत्ता देखना चाहिए। जी एक महाराज। जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि हाँ उनका कोई लेख था या फिर उनका कोई नाटक था, जिस हाँ पे जब वहां के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई काफी नाराज हो गए थे और शायद बैन कर दिया गया था। हाँ, बिल्कुल बराबर है। तो मुरारजी भाई देसाई को लगता था कि ये इनका आंदोलन बहुत बड़ा विद्रोह पैदा कर देगा, तो हम्म, इसलिए उन्होंने अन्नाभाऊ साठे जी को, तो सबसे पहले मैंने जो पढ़ा है, पासपोर्ट ही नहीं मिलने दिया। हम्म, वो बर्लिन जाना चाहते थे, तो उस समय हम्म, उनको वो पासपोर्ट जो होता है, उसको उनको दिया ही नहीं गया वो पासपोर्ट। तो हम्म, अन्ना भाऊ साठे को किसी तरह से वो उस वक्त उनका आंदोलन कुचलना चाहती थी उस वक्त की गवर्नमेंट, हम्म, और इसलिए उनके विरोध में गवर्नमेंट हमेशा रहती थी हम्म, अन्ना भाऊ जी की। हम्म। लेकिन अन्ना फिल्मी भाऊ का जीवन सादा था, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी जमा नहीं की, जी, कोई। हाँ जी, हाँ फिल्मों बोलिए, से भी उनका काफी बोलिए जी। एक एक जुड़ाव था और तमाम हाँ नायकों जी, से, तमाम अभिनेताओं से उनका परिचय था। तो उनका जो फिल्मी दुनिया का हाँ जी, सफर था वो कैसा था, उसके बारे में बताएं। हाँ हाँ जी। तो उस वक्त ऐसा था कि भारत में जो कलाकार थे सिनेमाओं में, हम्म, उसमें जो कलाकार थे उसमें एक ग्रुप ऐसा था जो अ, जिसे हम साम्यवादी कहेंगे, हम्म, समाजवादी कहेंगे। तो हम्म, उसमें राज कपूर थे, हम्म, उसमें बलराज साहनी जी बड़े एक्टर थे। हम्म, उस ग्रुप में हमें कैफी आजमी जो थे, शबाना आजमी के पिताजी, वो भी बड़े हम्म, समाजवादी थे। और ये जो लोग थे, और नरगिस दत्त जी थी उसमें शामिल, वो बहुत सहकार्य करते थे अन्ना भाऊ साठे जी को। उनके हम्म, जो फकीरा नाम की जो कादम्बरी है मराठी में, जो हम्म, बाबा साहब को उन्होंने अर्पण की है, तो हम्म, फकीरा का जीवन शोषण मुक्ति के लिए हुआ था, इसलिए उसका वर्णन बड़ा दिलचस्प किया है उन्होंने। तो हम्म, फकीरा की कादम्बरी पर मराठी में सिनेमा निकला था महाराष्ट्र में, हम्म, 1962-61 में शायद हो। तो हम्म, वो बहुत चला वो फकीरा नाम का। हिंदी का फकीरा अलग है, लेकिन ये मराठी का फकीरा सिनेमा निकला था पहले। तो हम्म, वो बहुत फेमस हुआ अन्ना साठे जी का। और उस समय बहुत सारे लोग जो थे फिल्म बनाने के लिए उनके पास आते थे, मतलब स्टोरी दो हमको लिख के। तो हम्म, अन्ना भाऊ साठे जी का शोषण हुआ। हम्म, मैंने तो सुना है कि फकीरा का जो सिनेमा निकाला गया है, तो हम्म। अन्ना भाऊ साठे जी पर बहुत बड़ा कर्जा हो चुका था, किसी ने साथ नहीं दिया उस वक्त, ऐसा सुना है मैंने। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये
उनका जो पूरा एक व्यक्तित्व है अनुभव साठे का, पूरा उनका जो योगदान रहा है, उनका जीवन हालांकि बहुत छोटा रहा, बहुत लंबी उम्र तक नहीं जिए वो, तो उसने महाराष्ट्र के भीतर और महाराष्ट्र के बाहर क्या कितनी बड़ी क्रांति पैदा की, और उनके साहित्य का कितना और प्रसार करने की जरूरत है तमाम भारतीय भाषाओं में। एक तो उन्होंने वैचारिक क्रांति जरूर की महाराष्ट्र में, और दूसरा अभी जो बात हो रही थी कि महाराष्ट्र संयुक्त आंदोलन की, तो उस आंदोलन में उनका योगदान नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उनका जो पथक था उन्होंने बहुत काम किया। और उस आंदोलन के दौरान ही उन्होंने एक लोक मंत्री करके एक नाटिका लिखी थी, लोक नाटिका, और उसके ऊपर ही मोरारजी देसाई तब के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी प्रतिबंध के दरमियान उनको अमरावती में अरेस्ट किया था, जो कि एक कार्यक्रम पेश करने के लिए वहां गए थे। अन्ना भाऊ थे, कम्युनिस्ट पार्टी के फिर गवानकर थे, ऐसे प्रमुख लोगों को उन्होंने, पुलिस ने जबरन अरेस्ट किया था, अमरावती की जेल में रखा था। और फिर जेल में रहते हुए भी उनकी रचनात्मकता अन्ना भाऊ की जारी रही। उन्होंने वहां कहानियां लिखी जेल में रहते हुए भी, और उस जेल में उन्होंने एक बहुत कालजयी रचना की है, मेरी मुंबई करके। और इस मेरी मुंबई के जो नाट्यकृति है, उसके ऊपर भी मोरारजी ने बंदी डाली थी। यानी मोरारजी देसाई ने हर वक्त अन्ना भाऊ ने जो वैचारिक क्रांति की, उसको दबाने का प्रयास किया। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन को दबाना था उनको उद्देश्य था ही था। तो यह आंदोलन बढ़ेगा। इस आंदोलन से एक तो संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन को बल मिलेगा, साथ में ही यहाँ के जो मजदूर वर्ग है वो मजदूर वर्ग शासन के खिलाफ हो जाएगा, ऐसा उनको डर मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई के मन में बैठा था, और इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर बंदी डाली। दूसरी बात यह है कि एक मात्र अन्ना भाऊ जी ऐसे थे कि जो 15 अगस्त का जश्न 1947 को पूरे देश में मनाया जा रहा था, और वो अकेले आदमी इस देश में हुए हैं कि जिन्होंने 16 अगस्त को यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ऐसे नारों के साथ चिराग नगर झोपड़पट्टी से मुंबई के कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा निकाला था। और उन्होंने पहली बार सवाल पूछा था कि यहाँ जो स्वतंत्रता मिली है हमारे देश को, इस सही मायने में किसको मिली है? मजदूरों को मिली है, शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए मिली है, या यहाँ के दलितों का, मजदूरों का शोषण इस स्वाधीनता से खत्म होने वाला है क्या? ये अनेक सवाल उन्होंने, मूलभूत सवाल खड़े किए थे। और ऐसा वैचारिक योगदान उन्होंने तब से दिया था, और मुझे लगता है कि उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, खास तौर पे यहाँ के वैचारिक आंदोलन को पृष्ठभूमि में। और दूसरा है कि उन्होंने जो लिखा है वो शोषण मुक्त समाज बनना चाहिए, इसी उद्देश्य से अपनी हर रचना की। और उस रचनाओं को यदि देश की अलग अलग भाषाओं में पहुंचाया जाए तो आज का जो वैचारिक समाज है उसको उनकी जानकारी है, और वैचारिक क्रांति करने के लिए उसका एक मार्गदर्शन मिल सकता है। जी जी जी, थैंक यू। सुरेश जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा कि अन्ना भाऊ साठे को लेकर आपने तमाम किस्से बताए जो उनके जीवन काल में हुए, कुछ और भी ऐसी घटनाएं घटी उनके जीवन काल में, कुछ ऐसे किस्से हैं जो जिसका उल्लेख करना चाहेंगे आप, जो काफी महत्वपूर्ण है? एक बार जब नेहरू जी ने यशवंतराव चौहान मुख्यमंत्री जी से पूछा कि भाई अन्ना भाऊ साठे जी के बारे में मुझे बताओ, मुझे रशिया में पूछा गया, तो उस वक्त यशवंतराव जी चौहान जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो भी बड़े साहित्यिक थे, तो उन्होंने एक ऑफिसर को चिराग नगर की झोपड़पट्टी में, स्लम एरिया में भेजा कि भाई अन्ना भाऊ साठे जी को मैंने बुलाया, ऐसा बोलो, उनको बताओ और मेरा मैसेज दे दो, संदेशा दे दो। तो जब वो ऑफिसर वो झोपड़पट्टी में आया, उसको समझा ही नहीं कि अन्ना भाऊ साठे कहाँ रहते और कैसे है। तो पूछते पूछते जब गया तो अन्ना भाऊ साठे एक बड़ी सादी झोपड़ी में बैठे थे। तो लोगों से पूछा भाई अन्ना भाऊ किधर बैठते हैं। जब वो ऑफिसर आया तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, और ये साहित्यिक तो बहुत ही सादा आदमी है, अन्ना भाऊ साठे जी बड़े सादे दिख रहे हैं। तो उसने बताया कि भाई आपको मुख्यमंत्री साहब ने बुलाया है। तो अन्ना भाऊ कहते हैं कि भाई मेरा क्या काम है, यानी निस्वार्थी जो लोग रहते हैं वो, उनको कभी कोई मोह नहीं होता है कुछ चीजों का। तो अन्ना भाऊ साठे जी नहीं जा सके मिलने के लिए, तो ये उनकी जो सिंपलिसिटी थी, ये भी एक बड़ी बात है। और वो आखिर तक
गरीबी, उनके दोस्त, उनके कार्यकर्ता जो सादे लोग थे, झोपड़पट्टी के लोग थे, वो वही वातावरण में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय बिताया और इसलिए अन्ना भाऊ जी का जो जीवन रहा वो सादगी भरा रहा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपका आपने तमाम चीजें बताई। अनिल वासनिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अन्ना भाऊ साठे के बारे में इतने विस्तार से बताया। तो अन्ना भाऊ साठे एक ऐसे नायक थे और जिनके बारे में समाज के तमाम लोगों को जानना चाहिए, सिर्फ मराठी ही नहीं, भारत के तमाम लोगों को उनके बारे में जानना चाहिए। और उनका जो योगदान था साहित्य के क्षेत्र में, वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी देश के एक बड़े साहित्यकार के रूप में उनका नाम दर्ज होना चाहिए और इसके लिए लगातार कोशिश की जाती रहनी चाहिए। और अब दर्शकों से मेरा सवाल है कि आप खुद सोचिए कि अन्ना भाऊ साठे अगर किसी सामान्य परिवार में पैदा हुए होते और उन्होंने इतना साहित्य रचा होता, इतना बड़ा काम होता, एक ऐसा साहित्यकार जिसके रूस पहुंचने पर वहां रूस की सरकार से लोग आते हैं, एक ऐसा साहित्यकार जब भारत का प्रधानमंत्री रूस जाता है तो उससे वहां पूछा जाता है कि क्या तुम अन्ना भाऊ साठे को जानते हो, एक ऐसा साहित्यकार जिसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बुलावा भेजते हैं, वो जाने से इनकार कर देता है। और एक बहुत बड़ा एक चरित्र है अन्ना भाऊ साठे का, एक बहुत विशालकाय चरित्र है और उनके बारे में जाहिर सी बात है कि देश के तमाम लोगों को जरूर जानना चाहिए उनका जो योगदान रहा है। और भारत में जो भारत की व्यवस्था रही है, जहाँ पे अक्सर जो आखिरी पैदान पे खड़े हुए लोग हैं, जो समाज के निचले तबके पे खड़े हुए लोग हैं, उनके योगदान को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, उसको दुनिया के सामने लेके आने की कोशिश नहीं की जाती है, जिसके कारण ऐसे तमाम नायक दबे रह जाते हैं। लेकिन दलित दस्तक ऐसे तमाम नायकों को आपके सामने लेके आता रहा है और आगे भी लेके आता रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।